स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सीधा चलते हैं रामपुर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। भी हमने काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी नीतियों के केंद्र में केवल और केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम हमारे बलिदानियों, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा विकास अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहां के स्थानीय सभी पत्रकार बंधुओं का, जिनकी एक बड़ी संख्या है, मैं देख रहा हूं कि सारे चैनलों के, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जितने हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उस सभी के हमारे प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों का जो मंच पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के तो आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे कपिल देव जी हर वर्ष यहां थे। आज मेरा भी ये चौथा वर्ष है मुख्यमंत्री के रूप में, चौथी बार मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आया हूं और हर बार आप हमारे साथ यहां पर खड़े रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, वंदना जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, हमारे कंसल जी हैं, और आज संजीव बालियान जी शायद चुनाव में होने के कारण से नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी हर बार भारत सरकार के मंत्री के रूप में, वो हमेशा सांसद के रूप में यहां पर हमारे साथ रहते थे। तो मैं उनका और आप सब लोगों का, यहां के स्थानीय निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब एक तरफ तानाशाही सरकार हमारे उस समय राज्य आंदोलनकारियों के समय, अभी कपिल देव जी बता रहे थे बहुत छोटे थे, 28 वर्ष की इनकी आयु थी उस समय। मैं पूछ रहा था कि आप कितने साल के थे, उन्होंने कहा मैं 28 साल का था। तो उस समय जब राज्य आंदोलनकारियों पर, हमारे उन बलिदानियों पर अत्याचार किया जा रहा था, उस समय आप सब लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने आगे बढ़ चढ़कर उन आंदोलनकारियों को, हमारी बहनों को उस समय शरण देने का काम किया, उनको बचाने का काम किया था। इसलिए मैं आपका बार बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। अंत में रामपुर गोलीकांड के सभी शहीदों को पुनः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, और शहीद स्थल की भूमि दानकर्ता स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा जी की प्रतिमा निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कर ली गई है। और जो आज पंडित महावीर शर्मा जी की यहाँ पर प्रतिमा लग रही है, प्रतिमा का शिलान्यास हो रहा है, आगे आने वाले समय में मैं आज घोषणा करता हूँ कि जो हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड के हमारे बलिदानी हैं, उन सब की भी प्रतिमा हमारा संस्कृति विभाग जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौनिहाल, हमारी नई पीढ़ी उन सब आंदोलनकारियों का स्मरण हमेशा अपने हृदय में रखे, हमेशा उनके स्मरण में रहे कि राज्य आंदोलन में कितने लोगों ने अपनी सहभागिता की, कितना उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसके लिए क्या कीमत उन्होंने चुकाई है, वो हमेशा उनके ध्यान में रहेगा, और कितनी कठिनाई से ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए, हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए, और आज 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू का भी आज जन्म दिवस है, उनको भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने जो स्वच्छ भारत की बात उस समय करी थी, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है, पूरा देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने जय किसान जय जवान का उद्घोष किया था और देश के अंदर एक नई क्रांति लाने का काम किया था। फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आप सुन रहे थे, और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के साथ साथ राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आए।
और सभी को नमन किया। बढ़ते हैं आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर देर शाम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों और पेयजल लाइनों को अभियान के तहत फिर सुचारू करने और डेंगू की रोकथाम, चार धाम यात्रा समेत विभिन्न विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का मौसम लगभग खत्म हो गया है और सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। मानसून के दौरान आपदा में जो भी पेयजल और बिजली की लाइन सहित संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए उन्हें प्राथमिकता से ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, मानसून के दौरान सभी विभागों के सामने विभिन्न चुनौतियां थी, लेकिन अब इस अभियान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से जहां जहां नुकसान हुआ है, इस दौरान मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अभियान के लिए हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। डेंगू रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित सभी मिलकर काम करें। और बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतोड़ी, प्रमुख सचिव डॉक्टर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर श्रद्धांजलि दी। वहीं पुलिस लाइन पर एसएसपी अजय सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और पुलिस कर्मियों को दोनों महानुभावों के जीवन मूल्यों के संबंध में जानकारी देते हुए उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दोनों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पुलिस बलों ने भी एकजुट होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और खबर देहरादून से, जहां 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने के साथ ही मन की बात कार्यक्रम के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 10 सालों में ऐतिहासिक काम किए गए हैं और यही वजह है कि जिन क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा खास पहल शुरू की गई उसको आम जनता के द्वारा भी अपनाया गया। और मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौके पर सचिवालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण भावपूर्ण स्मरण किया और इस मौके पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन भी गाया गया। साथ ही अपने संबोधन में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने कहा कि हर साल आज के दिन हम 2 महान नेताओं गांधी और शास्त्री को याद करते हैं। और आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विधानसभा में शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। राज्य में जीएसडीपी को लेकर कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। 20 महीने में जीएसडीपी में 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राज्य में 20 महीने पहले शुरू हुआ था जीएसडीपी। 5 साल में जीएसडीपी को दुगना करना लक्ष्य है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है जीएसडीपी को लेकर और वहीं 5 साल में जीएसडीपी को दुगना करना लक्ष्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीस महीने में 1% से कहीं ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और बताते चले 20 महीने पहले जीएसडीपी शुरू किया गया था और वहीं आगामी 5 सालों में जीएसडीपी को दोगुना करना लक्ष्य रखा गया है। और बढ़ते हैं आगे। केदार घाटी हो या बद्रीनाथ धाम, प्रदेश के चारों धामों में चार धाम यात्रा मानसून सीजन के बाद दोबारा पटरी पर लौट आई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान आपदा के चलते यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब यात्रा पटरी पर लौट आई है और यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सीएम अपने स्तर पर यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को यात्रा के बेहतर संचालन के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मानसून का असर थोड़ा कम हुआ तो जो हमारे चार धाम यात्रा है उसने तेजी पकड़ दी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से यात्री सुविधाओं को लेकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी थी वो सुनिश्चित कर ली गई है और हमारे जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसियां, उनके जो उच्चाधिकारी हैं लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है वो की जा रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और बीच बीच में जब कई बार वर्षा हो जा रही है उसके कारण से मार्ग बाधित हो रहे हैं तो तत्काल बाधित मार्गों को खोल दिया जा रहा है और अन्य भी प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, जिस तरीके से हम चारों धामों की यात्रा की बात करें, एक बार फिर से मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद ये अपने रफ्तार पर है। रोजाना जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है ये वापस पटरी पर लौट आई है। मानसून सीजन के दौरान जो विभिन्न आपदाएं यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके चलते कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा पर विराम लग चुका था, अब वापस वो यात्रा पटरी पर लौट आई है। चारों धामों की अगर हम बात करते हैं तो चारों धामों में इस समय जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो रोजाना 10 से 15 हजार के करीब यहाँ पर पहुंच रही है। अकेले केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो 6000 से ज्यादा श्रद्धालु इस समय रोजाना केदारनाथ धाम पहुंचने का काम वहां पर कर रहे हैं। और बारिश के सीजन यानी कह सकते हैं मानसून सीजन समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर उमड़ी है, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला जो रिकॉर्ड था चारधाम यात्रा पर, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम इस बार यहाँ पर होगा। नए रिकॉर्ड बनाती हुई चारधाम यात्रा नजर आएगी। अब तक ये कह सकते हैं कि 38 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आए थे उन्होंने चारों धामों में दर्शन यहाँ पर कर लिए। 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की तरफ से अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए अब तक किया गया है और जिस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले जो 2 महीने यहाँ पर होंगे, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होगा चारधाम यात्रा के लिए, वो बड़ा सुपर पीक रहने वाला है और जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आर्थिकी को बढ़ाने वाला ये कहा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से इस समय सरकार का ध्यान चारधाम यात्रा में बेहतर प्रबंधन करने को लेकर है, बेहतर सुविधाएं यात्रियों को देने को लेकर है, तो उससे समझा जा सकता है कि जो सुरक्षित यात्रा का संदेश धामी सरकार दे रही है उस सुरक्षित यात्रा का संदेश सभी जगह फैलने लगा। श्रद्धालुओं में एक भरोसा है कि जब वो अगर चारधाम यात्रा पर यहाँ पर आएंगे तो उन्हें सुरक्षित रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और जिस प्रकार से मानसून सीजन के दौरान ये कह सकते हैं कि 31 जुलाई को जो भीषण बारिश केदार घाटी में हुई थी और उसके बाद
वहां पर जो चाहे सड़क मार्ग हो या पैदल मार्ग हो, जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त वहां पर हुए थे, ऐसे में सरकार की तरफ से विभिन्न जो एजेंसियां थी, जो बचाव की जो राहत एजेंसियां थी, उनकी तरफ से 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का काम वहां पर किया गया था। तो यही वो वजह है और सुरक्षित यात्रा का संदेश है जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके चलते चारधाम यात्रा वापस पटरी पर लौट आई है। ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा से राज्य के लगभग 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी, राज्य का जो पर्यटन सेक्टर है वो भी मजबूत होगा और इसका सीधा लाभ राज्य के लिए भी यहाँ पर आर्थिकी के रूप में मिलेगा, राजस्व प्राप्ति के रूप में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब है मानसून सीजन के दौरान हमने देखा था काफी क्षतिग्रस्त जो रास्ते हुए थे, यात्रा इसके चलते प्रभावित हुई थी। अभी अगर हम रास्तों की बात करें, हालांकि उसके बाद से सरकार जरूर तमाम जो प्रबंध है श्रद्धालुओं के लिए करने में जुट गई, लेकिन अभी क्या पूरी तरह से सुरक्षित है या अभी भी काम जारी है? देखिए, आप इस समय यह समझा जा सकता है, चाहे आपका यमुनोत्री का रास्ता हो या केदारनाथ धाम का रास्ता हो, दोनों जगहों पर जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग को जो मानसून सीजन के दौरान जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उस पैदल मार्ग को रिस्टोर करने का काम वहां पर कर लिया गया है। कुछ परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही कि जैसे ही बारिश होती है तो फिर कुछ जगहों पर ऐसी जो जगह है जहां पर चिन्हित किया जा चुका है, जहां पर भूस्खलन की संभावना रहती है, लैंडस्लाइड होने का ज्यादा खतरा वहां पर रहता है, उन जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जो सड़क मार्ग है, खासतौर पर गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक के बीच के जो सड़क मार्ग जो बाधित हुए थे, उनको भी वापस रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अब आगे निकट भविष्य के लिए कि अगर इसी प्रकार से मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आती रही तो जो चारधाम यात्रा है, उन यात्राओं पर जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको सकुशल रेस्क्यू करने के लिए जो दूसरे वैकल्पिक मार्ग हैं, उन मार्गों को भी बनाने का काम इस समय किया जा रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से यात्रा के दशा में मानसून सीजन की स्थिति में भारी बारिश के दौरान यात्रियों को उस रास्ते से सुरक्षित निकालने का काम वहां पर किया जा सके। इसके अलावा अधिकारियों की तैनाती वहां पर स्पेशली कर दी गई है, जो इस चारधाम यात्रा को देखने का काम वहां पर करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से यात्रियों को असुरक्षा का भावना वहां पर महसूस हो, उनकी जो यात्रा है वो सरल, सुगम और सुरक्षित हो सके। अगर हम साल दर साल की बात करें, यात्रा जो चारधाम की यात्रा होती है या पर्यटन की जो बात कर ले, सरकार तमाम कोशिश करती है कि आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की मुश्किल ना हो। हालांकि बावजूद इसके प्राकृतिक आपदा बड़ी बाधा बन जाती है, लेकिन एक लक्ष्य रखा जाता है कि इससे जो है आर्थिक जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा मिलेगा, श्रद्धालु वहां आएंगे और तमाम चीजों को लेकर लगातार सरकार प्रयास रहती है। हालांकि ये कहीं ना कहीं मानसून के चलते बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, क्षति उसमें पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप है तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम देखें रोजाना, अगर हम रोजाना की बात करें तो 20,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और तो मानसून के दौरान जिस तरीके से हम देखें बड़ी संख्या में यात्रा में क्षति होती है। हालांकि सरकार सुविधाओं को लेकर पूरी तत्पर है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस बात पर यमुनोत्री विधायक संजू डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किस्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोपवे के प्रथम चरण का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द रिंग रोड निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है और जो भी चीजें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमावस्या पर धर्म नगरी में उमड़ी भीड़, गंगा स्नान के लिए भारी भीड़। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में कर रहे स्नान।
तो हरिद्वार से ये जानकारी, सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है गंगा में स्नान करने के लिए और अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा किनारे और तमाम गंगा घाटों पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हरिद्वार से भी यह जानकारी सामने आ रही है, जहां गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है और ये तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार से। और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कैबिनेट से अनुमति मांगी है। विशेष विजिलेंस कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। उससे पहले विजिलेंस कोर्ट को धामी सरकार के फैसले का इंतजार है। धामी सरकार को 8 अक्टूबर से पहले इस पर फैसला लेना है और इसके बाद ही 19 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल एडवोकेट विकेश नेगी ने स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। विकेश नेगी की याचिका पर कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी और जिस पर मंगलवार 3 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई जो है हुई, उसकी गिनती शुरू की और मंत्री जी का क्या कुछ होगा इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक तरफ देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार के लिए सिरदर्द उन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की 1.25 करोड़ की आवाम सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल पर नजरें गड़ाए बैठी है, जिनके द्वारा 8 अक्टूबर तक मंत्री के खिलाफ मुकदमा या कार्रवाई करने को लेकर विजिलेंस को अपनी राय देनी है। धामी सरकार के लिए चिंता इस बात की भी है कि अगर मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और दोषी को बचाने के आरोप लगेंगे, जो कि सरकार की अपनी ही जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ होगा। और अगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति दी जाती है तो फिर सरकार पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि जो लोग अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, कार्रवाई करने के लिए जिन्हें जनता ने चुना था, आज वही नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं और अपनी ही संपत्ति को जुटाने में लगे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकास नीति ने भी विजिलेंस को मंत्री के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी दस्तावेज दिए हैं और कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी दल भी धामी सरकार से अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि धामी सरकार के सामने धर्म संकट खड़ा हो चुका है। सरकार जिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना चाहती है उसमें बाधा उन्हीं के मंत्री बन रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ विपक्षी दल आग बबूला नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है ताकि मंत्री को बचाया जा सके, जबकि मंत्री के खिलाफ जांच एजेंसी विजिलेंस को पूरे सबूत दिए जा चुके हैं। जबकि बीजेपी संगठन की तरफ से लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। यह प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए कोई टिप्पणी करना माननीय न्यायालय की अवमानना करना होगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर निर्णय लेने का सवाल है तो अभी माननीय न्यायालय ने जो 8 अक्टूबर तक का समय दिया है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार काम करेंगे। बाकी जांच के मामले में स्थिति स्पष्ट है कि जांच से सरकार पीछे कतई नहीं हट रही है। तो पूरा प्रदेश टकटकी बात कर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी कैबिनेट की ओर देख रहा है। मात्र 1 हफ्ता रह गया है, हम बिल्कुल बेसब्रे नहीं हो रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि नाई सर में कितने बाल। ऐसे में धामी जी की कलई खुल जाएगी कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात, राजनीतिक शुचिता की बात, पारदर्शिता की बात, ये सारी बातें जो वो करते हैं उसको अमल में भी लाते हैं या सिर्फ हवाई जुमले हैं। गणेश और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।